आज जो ये कहानी है, बड़ा भाई ने छोटा भाई का जो है हिस्सा बेच दिया। अब देखिए ये जमीन है जो कि रोड साइड में है, ये जमीन का टुकड़ा। सीधी बात है कि अगर ये जमीन जो है रोड साइड में है तो इसका कीमत कहीं ना कहीं जो मार्केट का वैल्यू होगा वो आम जमीन के अपेक्षा ज़्यादा होता है अगर उससे रोड निकलता हुआ हो तो। अब रही बात कि ये जमीन जो है इन दोनों के पिता के नाम पे जमीन है, मतलब जमीन जो है जिनके नाम से जमीन का रसीद कटता है वो इन दोनों के पिता हैं और बड़ा भाई जो है वो इस जमीन को बेच देते हैं इसको, या जो भी भाई हैं वो इस जमीन को बेच देते हैं, इसको सेल कर देते हैं। समझने वाली बात यह है कि छोटा भाई को जब इस बात का पता लगता है तो वो इस बात का विरोध करते हैं। छोटा भाई नहीं चाहते हैं कि ये जमीन पूरा वो बेचे। इसमें एक समझने वाली बात यही है कि जब जमीन है, ये प्लॉट इस तरीके का है, आगे से रोड है, तो ये जो आधा पार्ट है इसमें छोटे का भी अधिकार होगा। अगर 3 भाई हैं तो तीनों भाई का अधिकार होगा। इसमें जो है ऐसा कोई अगर चाहे बेचना तो पूरा अगर बेचना चाहे, ठीक है, तो वो अगर बेच देता है तो यहाँ पे वो लीगल नहीं होगा, सही नहीं होगा। और लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं कि परिवार में बिना भाई से पूछे ज्वाइंट प्रॉपर्टी को, ज्वाइंट प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि अब ये 2 भाई हैं, जमीन पिता के नाम पे है तो दोनों भाई के लिए वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट ही हुआ और उसको बेच दिया गया, बड़ा भाई ने उसको बेच दिया। तो अगर बड़ा भाई के सामने अगर जो है छोटा भाई ये बात पूछने जाता है कि आप जो है मेरा हिस्सा क्यों बेच रहे हो, मेरा हिस्सा वापस चाहिए, तो बड़ा बोलेगा मैं नहीं बेचूंगा, मैं जो है बेचूंगा, मैं दादी के नाम पे है, तुमको इसमें हिस्सा नहीं दूंगा। इसलिए होता है बहुत ऐसे मामले, इसलिए कि इस ऐसे जमीन जो होते हैं उसका वैल्यूएशन ज़्यादा होता है, जो जमीन है उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए कि उससे रास्ता निकला हुआ रहता है, वो किसी भी टाइप का हो, रोड हो या अगर कच्चा रास्ता भी है, लेकिन अगर वो एक तरह से ऐसा रास्ता है जो जाने आने के लिए काफ़ी बेहतर है, उससे जो है गाड़ी भी जा सकता है, जो है कोई भी 4 व्हीलर जाने का रास्ता हो, तो उसका कीमत जो है ज़मीन का थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो आप उसको एग्रीकल्चर टाइप का ज़मीन जो है भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसे रोड साइड के ज़मीन में खेती नहीं होता, लेकिन जो वैल्यूएशन होता है वो ज़्यादा होता है। इस केस में बड़ा भाई ने, ये कहानी में बड़ा भाई ने जमीन पूरा बेच देता है। अब आप पूछेंगे कि क्या वो बेच सकता है, तो मेरा जवाब है बिल्कुल बेच सकता है। पिता के नाम पे जमीन है और पिता का ये वारिस है, जब ये इसका डॉक्यूमेंट होगा तो वहाँ पे पिता का नाम आएगा और ये इसके वारिस के हिसाब से उस जमीन को जाके रजिस्ट्री कर सकता है। रजिस्ट्री नहीं रुकता है, इसका कारण यह है ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे ये अभी रूल जो है कि जमीन अगर मान लेते हैं पिता के नाम पे है, जमीन अगर दादा के नाम पे है, फिर भी उसके वंशज उसको रजिस्ट्री कर सकते हैं, इसलिए कि रजिस्ट्री जो होता है उससे सरकार को, गवर्नमेंट को पैसा जाता है। आप टैक्स पे करते हैं तो वो कॉस्ट जाता है, वो वहाँ पे कॉस्ट जो है एक तरह से लिया जाता है, तो इसलिए रजिस्ट्री तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद उस रजिस्ट्री को, जो रजिस्ट्री होता है उस रजिस्ट्री को जो है वैलिड इनवैलिड करार दिया जाता है। मतलब आप जो डॉक्यूमेंट, आपका रजिस्ट्री तो हो गया, लेकिन रजिस्ट्री वो सही तभी का सही तरीके से दाखिल खारिज हो, उस रजिस्ट्री का जो जमीन खरीदने वाला है उसका रसीद कटा ले, उसका जमाबंदी कायम हो जाए, ये तभी रजिस्ट्री वैलिड होता है। चलिए इसको आगे और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब अगला प्रोसेस है कि रजिस्ट्री दाखिल खारिज प्रक्रिया। अब आदमी ये है, ये एकदम जो है साहब के पास जाते हैं, कर्मचारी सीओ साहब के पास जाते हैं, साहब मेरा दाखिल खारिज कर दो, मैंने जमीन खरीदा हूँ। तो इससे ये जो जमीन खरीदा, बड़ा भाई से जमीन पूरा लिखा लिया, जबकि उसको बड़ा भाई को पूरा जमीन बेचने का एक तरह से अगर बात करें तो अधिकार तो है, लेकिन बेचना नहीं चाहिए था, इसलिए कि उस जमीन में छोटे का भी हिस्सा होगा। अगर छोटा चाहे तो वो हिस्सा हासिल कर सकता है, पर कैसे, उसी को तो समझना है। तो ये जो है ये व्यक्ति आते हैं सीओ साहब के पास, कर्मचारी के पास, और जमीन
और जमीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए आते हैं, और ये दाखिल खारिज करवाने के लिए अप्लाई करते हैं। अब इसमें दो प्रक्रिया होता है, एक होता है कि इनका दाखिल खारिज हो गया कंप्लीट, दूसरा होता है कि इस पे रोक लगा दिया गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका दाखिल खारिज फिलहाल कंप्लीट हो गया, दाखिल खारिज कर दिया गया, मतलब इसका रसीद कट गया, तो अब इसके पास उस जमीन का मालिकाना हक आ गया। अगर अधिकारी द्वारा वेरीफाई करके ये देखा जाएगा, हाँ जमीन बेचने वाला उसी का वंशज है, चलो उसको वेरीफाई करके अगर किसी भी तरह का आपत्ति ना हो तो उस व्यक्ति को दाखिल खारिज जो है सही करार देते हुए और जो है जमीन को जमाबंदी में से माइनस करते हुए दूसरे जो खरीदार है उसको वो चीज जो है उसका नाम चढ़ा दिया जाता है। तो उसका जमीन का दाखिल खारिज हो गया, उसको जमीन का रसीद जो है कट गया। लेकिन दूसरा जो है यहाँ पे जो हम ऑप्शन बताए कि क्या उस पे कोई रोक, तो अगर अधिकारी के पास कोई ऐसा भाई जाके आवेदन दे इसमें मेरा हिस्सा भी बेच दिया गया है, तो यहाँ पे अधिकारी के द्वारा दोनों पार्टी को नोटिस किया जाता है। नोटिस करने के बाद दोनों पार्टी का जवाब मांगा जाता है और जवाब लेने के बाद आगे का प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, अगर जैसा सही लगे उस हिसाब से जो है दाखिल खारिज प्रक्रिया को रिजेक्ट या सेलेक्ट जो भी करना होगा वो किया जाता है। अगर मान लेते हैं कोई दाखिल खारिज कराने के लिए अधिकारी के पास गया और दाखिल खारिज हुआ नहीं है, होने के बाद तो फिर आगे आपको हम बताने वाले हैं। दाखिल खारिज हुआ नहीं है लेकिन दूसरे भाई ने आवेदन देके उस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया कि इसमें उनको जो है यहाँ पे दाखिल खारिज वो गलत तरीके से जमीन बेचा गया, मेरा भी हिस्सा बेचा गया, इसलिए कृपया इनका दाखिल खारिज जो है वो ना करें, है ना, वेरीफाई कर लें। तो इस बात के लिए जो होता है कि अधिकारी द्वारा दोनों पार्टी को नोटिस भेज के और वहीं पे जो है जवाब मांगा जाता है, उनको बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या मामला है। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रक्रिया है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे केस में जमीन का दाखिल खारिज हो जाता है। जो खरीदार होते हैं उनका जमीन का जो है दाखिल खारिज होने के बाद उसका रसीद भी कट जाता है। अब है कि अगर ऐसा हो जाता है तब छोटा भाई क्या करे, क्या उसके पास कोई और ऑप्शन बचा हुआ है? जो फिलहाल वो आगे का क्या प्रक्रिया देखें, तो आगे का जो प्रक्रिया है वो ये है कि अब छोटा भाई दाखिल खारिज को कैंसिल कराने का प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। और इस कैंसिल कराने के प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जो रजिस्ट्री है, जो वो रजिस्ट्री है और जो रजिस्ट्री हुआ उसके लिए ये DCLR कोर्ट में, ठीक है, DCLR कोर्ट में छोटे भाई को केस फाइल करना पड़ेगा दाखिल खारिज जो है जमीन का बिक्री गलत तरीके से और दाखिल खारिज कैंसिल करने के प्रक्रिया के संबंध में। उस केस में जब ये केस फाइल होगा तो फिर वेरीफाई किया जाएगा और इसमें आपको वकील रखना भी पड़ सकता है। वकील जो है ताकि वो आपके पक्ष सही तरीके से रख पाए, तो ये यहाँ पे जरूरत है, आप रख सकते हैं। जब ये केस फाइल होगा, फाइल होने के बाद जो आपके वकील होंगे वो पक्ष रखेंगे कि आपके हिस्से की जमीन बिना बंटवारा किए हुए पूरा बेच दिया गया कि जो कि जमीन रोड साइड था। तो अगर वो ऐसा बेचा गया, जमीन का इसका दाखिल खारिज भी हो गया, तो DCLR कोर्ट के द्वारा उस पर जो है एक तरह से प्रक्रिया चलाया जाता है। प्रक्रिया के अलावा उस पे दोनों पक्ष के, इनके पक्ष भी हैं, ये भी पक्ष अपना रखते हैं और दोनों जो यहाँ पे पक्ष होते हैं, जो बड़ा भाई है उसको भी वहाँ पे बुलाया जाता है और ये चीज पूछा जाता है कि आपके पास इसको पूरा बेचने का क्या अधिकार है। जब ये पिता के नाम से संपत्ति है तो इसमें आधा आप बेच सकते हैं, पूरा नहीं बेच सकते हैं। हाँ, अगर छोटे भाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो इसका बिक्री हो ही जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन लग गया तो फिर यहाँ पे इसका दाखिल खारिज जो है वो DCLR के थ्रू रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो DCLR कोर्ट का ऐसा निर्णय होगा कि उसका दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है, जो इस व्यक्ति को जमीन का रसीद कट गया उसको कैंसिल करके और आगे
जो है मतलब अभी फिलहाल जो कोर्ट में केस गया सिर्फ उसी की बात का वहां पे रिजल्ट होगा। आगे अगर आप अब दोनों भाई बंटवारा के लिए जाएंगे, दोनों भाई हिस्सा के लिए जाएंगे, तो वो एक अलग प्रक्रिया है जो कि इसमें शामिल नहीं होगा। अभी आप जिसके लिए जा रहे हैं अगर वो गलत है तो यहाँ पे DCLR कोर्ट के द्वारा उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये जो प्रक्रिया है अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या कभी फ्यूचर में आप सतर्क भी रह सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा कभी भी समस्या अगर आता है तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।